बात क्या है, कई दिनों से ये न्यूज़ में है, आप लोग जानते ही होंगे। वेलकम इन माय चैनल स्टडी विद ब्रेनरी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में बताएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएचआरसी पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल। जो इजराइल के पास जो भी मतलब इसके खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया गया है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने मेंबर थे, कितने मेंबर थे इसके। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है वो गाजा स्ट्रिप की जो बिल्डिंग है जहाँ पे इजराइल ने बमबारी किया था। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और अभी रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो ये हो सकता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये हट भी जाएं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरे आएंगे। तो इसराइल ये जो हैं वो वहाँ पे वो चेंज हो सकते हैं। वहाँ पे ये नेटफ्ली करके एक लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, वो हो गए। और एक इस्लामिक अरब करके एक छोटी सी पार्टी है, वो हो गई। और ये दो तीन मिल के ये जो हैं वो एक लीडर हैं, वो लेपिड करके जो अपोजिशन के लीडर है, एक बेनेत हैं। ये दोनों में एग्रीमेंट हो चुका है कि पहले दो साल मैं रहूँगा पीएम के पद पे, और उसके बाद जो है वो बेनेट रहेंगे। ये दोनों में आपसी सहमति बन गई, इनका जाना प्राइम मिनिस्टर से तय हो गया। बट ये इंड तक ये फाइट करेंगे अपने नतीजों के लिए, अपने रिजल्ट के लिए। तो फाइनली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो यूएनएचआरसी जो इसराइल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया है उसका क्या प्रस्ताव जो लाया है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है। देखिए, सबसे पहले ओआईसी की मीटिंग होती है, उसके में पाकिस्तान जो है वो यूएनएचआरसी पहुंचता है और वो अपील करता है कि इसराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाए। वो जांच का विषय है, जांच की जाए कि कैसे बिल्डिंग गिरी, कैसे बमबारी हुई, स्टार्टिंग किधर से हुआ, टोटल इन्वेस्टिगेशन होएगा। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव जो लाया था, टोटल इसके मेंबर जो होते हैं वो 42 के करीब में होते हैं। 47, देखिए यहाँ पे 47 मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये 29 जो है वे आर अगेंस्ट थे, जो इसराइल का समर्थन किए, और 24 जो है वो इसका समर्थन किया। बाकी जो है वो लोग एब्सेंट थे, जिसके में एक हमारा इंडिया भी कंट्री था। ये देखिए, इंडिया स्किप यूएनएचआरसी वोट इसराइल प्रो, इसराइल के अगेंस्ट में या फ़िलिस्तीन के समर्थन में इंडिया जो है वो वोटिंग नहीं किया। इसका सिंपली कहना था इंडिया का कि हम जो है वो पैलेस्टाइन कोस्ट पे बात करेंगे, हम 2 स्टेट का समर्थन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम पहले ही कह चुके हैं। अब ये कोई उचित नहीं बनता है कि हम इस पे वोट करें या हम आगे इस पे कुछ कहें। तो इन्होंने सीधा से भी किनारा कस लिया। और इसराइल ने बहुत से लोगों को थैंक यू भी कहा था, जो जब वार चल रहा था बहुत से कंट्री को, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल नहीं था। बट ये इंडिया की अपनी पॉलिसी है। अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंडिया का जो गवर्नमेंट कहेगा वही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आपकी राय, हमारी राय क्या हो सकती है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं करता जितनी इम्पोर्टेंट आपकी गवर्नमेंट की राय होती है। ये मिसे ब्लेचेट हैं, ये यूएनएचआरसी की ये हेड हैं। तो इनकी अध्यक्षता में ये सारा चीज़ हुआ। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 40 कंट्री आउट फॉर वोटिंग, 14 कंट्री आउट फॉर वोटिंग थी। ओआईसी फुल सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन का फुल सपोर्ट किया। अब इंडिया abstained ऑन रेजोल्यूशन एट यूएनएचआरसी टू सेट अप कमीशन
of inquiry human right violation in occupied Palestine territory in East Jerusalem in Israel. Within 24 members voting in favor of Palestine and 9 member against. 9 member against वोट करें हैं, ठीक है. 24 out of council 47 member voted in favor of resolution where 9 were against it, following which UN Human Rights Council decided to create an open-ended international investigation into violations surrounding the latest Gaza violence and into the systematic abuse in the Palestine and territories and inside Israel. तो इनका कहा कि जो गाज़ा में जो लेटेस्ट वायलेंस हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वायलेंस का रीज़न क्या था, और जो भी है व्यूज़ इन पैलेस्टाइन टेररिस्टिस जो उसको गाली दिए, जो भी हुआ वो सारी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ताकि इसका जड़ का पता चले कि कहाँ से क्या हुआ, स्टार्टिंग क्या हुआ. एयर स्ट्राइक इन सच डेंसी पॉपुलेटेड एरियाज रिजल्टेड इन हाई लेवल ऑफ सिविलियन fatalities and injuries as well as widespread destruction of civilian infrastructure, Mrs. Bachelet said. Bachelet said क्या बोल रहे हैं कि एयर स्ट्राइक जो है वो पॉपुलेटेड एरिया में आपको एयर स्ट्राइक करना हो वो काफ़ी सही नहीं है. हमारे हिसाब से वहाँ पे सिविलियन रहते हैं, नागरिक रहते हैं, आप उसको इंजूर्ड कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, उनके ऐसे शेल्टर को गिरा रहे हैं, वो काफ़ी चिंताजनक का विषय है. इस पर इन्होंने ये टिप्पणी की है. ये फ़िलिस्तीन का पूरा एरिया है, यहीं पे ये मीडिया हाउस भी था यहाँ पे जहाँ पे इज़राइल ने अपना बमबारी किया था. पूरी मीडिया ऑफिस, कई शेल्टर जो अच्छे खासे तबाह हो गए हैं, बहुत से लोग इज़राइल के लोग जो मारे गए हैं. और गाज़ा इसके में हमास भी जो इज़राइल के अपोजिट गाज़ा स्ट्रिप से मारा, वो उन्होंने 4300 रॉकेट का इस्तेमाल किया. अब उनके पास कहाँ से रॉकेट आए ये भी चिंता का विषय है. कुछ न्यूज़ आर्टिकल का कहना कि ईरान ने हमास को दिया, बट हमास जो है यूएस की नज़र में और यूएन की नज़र में एक मिलिटेंट की हैसियत रखता है. और यूएस ने ऑलरेडी कह दिया कि अगर हम पैलेस्टाइन का समर्थन करेंगे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से अगर हम बात भी करेंगे, जो भी सोल्व करेंगे, तो उसके में हमास को हम इंटरफेयर नहीं करने देंगे. हम डायरेक्ट वहाँ की गवर्नमेंट से बात करेंगे ताकि मसले का सोल्यूशन हो सके. अभी इंडिया स्किप UNHRC रेजोल्यूशन टू प्रोब ह्यूमन राइट वायलेशन इन गाजा. द ह्यूमन राइट काउंसिल विल क्रिएट एन ओपन-एंडेड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशन सराउंडिंग द लेट गाजा वायलेंस एंड आल्सो इनटू सिस्टमेटिक अब्यूज इन द पैलेस्टाइन टेरिटरीज एंड इनसाइड इजराइल. इजराइल के अंदर जो पैलेस्टाइन के अंदर जो भी हुआ वो ह्यूमन राइट्स से उसका इन्वेस्टिगेट करेगा. 24 of the council, so 47 member voted in favor, 9 opposed and 14 abstained. 14 member abstained. Shameful decision is yet another example of the UN Human Rights Council blatant anti-Israel obsession. इनका क्या कहना है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कि जो है आज भी UN ह्यूमन राइट काउंसिल जो है एंटी इजराइल लोग बैठे हुए हैं, इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं. ये हमारे साथ सही नहीं हुआ, हमने इसका स्टार्टिंग नहीं किया था, हमने अपने लोगों की रक्षा की. हमास की तरफ से रॉकेट आने की वजह से हमने अपने लोगों को बचाया. हम जो है वो डिफेंस सेल्फ डिफेंस की वजह से वहाँ पे रॉकेट दागे. ये इनका कहना है. और इनका कहना कि जो भी ह्यूमन राइट्स में जो भी बैठे हैं वो एंटी नेशनल के माइंड सेट से बैठे हुए हैं, तो उनको इस चीज़ से बाहर आना चाहिए. वाई ये न्यूज़ में क्यों इतना पॉपुलर हो रहा. इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट एंड सेवरल अदर कंट्रीज हैव कॉल्ड फॉर क्लाइम एंड रिस्टैंड एम एस्केलेटिंग टेंशन एंड वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन मिलिटेंट. जो इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है और बहुत सी कंट्री है, वो चाहते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो टेंशन बढ़ा हुआ वो कम हुआ. ऐसे तो संघर्ष विराम ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी संघर्ष विराम होने के बाद भी ये इतना आसान नहीं है कि मैटर इतनी आसानी से सोल्व हो जाए. अभी भी टेंशन बना हुआ. अब देखिए, डोजन ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन क्लैशेस एयर स्ट्राइक सिंस द वायलेंस ब्रोक आउट, इंक्लूडिंग 30 years old Indian woman in Israel who was killed in rocket attack by Palestinian militant from Gaza. इनका कहना कि बहुत से लोग जो है दर्जनों भर लोग मरे एयर स्ट्राइक के थ्रू. इसके में 30 years old इंडियन वोमेन भी थी जो इजराइल के अटैक से मरी.
इसराइल का कह रहे हैं, सॉरी, जो फिलिस्तीनी हमास की तरफ जो रॉकेट दागे गए हैं उसके में इंडियन लेडी का भी एक डेड हुआ था। अब की पॉइंट देखिए, की पॉइंट क्या क्या, की पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंडिया स्टैंड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, इंडिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न एट द क्लैश एंड वायलेंस इन जेरूसलम एंड कॉल्ड ऑन बोथ साइड टू अवॉइड चेंजिंग द स्टेटस क्यू ऑन द ग्राउंड। इंडिया का जो कहना है वो दोनों लोग आपस में हटें और जो भी इनका मसला, अगर जो हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया इंडिया, और जो इजराइल की तरफ से दागे गए हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। तो इस तरीके से इंडिया चाहता है कि ताकि 2 स्टेट पॉलिसी, इंडिया चाहता है कि 2 स्टेट की पॉलिसी के तहत वो 2 स्टेट बने, और ये किसी एक का सपोर्ट नहीं करता। यूएस का देखिए, यूएस स्टैंड, यूएस क्या है, द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एल्सो call for escalation of the deadly violence that has claimed dozens of lives। यूएस का कहना है कि जो भी बुरी तरीके से जो लोग मरे हैं, वो काफ़ी चिंताजनक है, इस पे सोल्यूशन निकलनी चाहिए। वो सिविलियन नागरिक लोग मर रहे हैं, इसका चिंता होनी चाहिए, लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए। However, the US added that Israel has a right to defend itself if it is attacked by thousands of rockets। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर 1000 ऑफ रॉकेट अगर किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होता, अगर इसराइल पे ही होता, तो इसराइल को पूरा राइट है वो सेल्फ डिफेंस करने का। अब ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये तो एग्जाम पॉइंट के व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप इससे एग्री डिसएग्री दोनों हो सकते हैं। तो however the US added the Israel has a right to defend itself attacked by the thousands of rocket। फिर अरब वर्ल्ड का क्या कहना, अरब वर्ल्ड का देख लीजिए। रिस्पॉन्स बाय द अरब वर्ल्ड, ईरान, कतर, तुर्की कंप्लीटली सपोर्ट द पैलेस्टाइन कॉज एंड आर ब्लैकिंग हमास। अब देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कौन कौन कंट्री जो है वो किसके पक्ष में वोट दिया। तो 27 मई को जो आया फिलिस्तीनियों के मुद्दे के साथ खड़ा रहा, उसके में रहा चीन, रहा रूस, रहा पाकिस्तान, रहा बांग्लादेश, रहा फिलीपींस, रहा अर्जेंटीना, बहरीन, क्याबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मेक्सिको, नाम्बिया, उज्बेकिस्तान, सोमालिया और सूडान। अब इसराइल का साथ देने वाला देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कैमरून, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मलावी, मार्शल, एलिलोस, ब्रिटेन और उरुग्वे। ये सब कंट्री हैं जो UNHRC की मीटिंग में जो इन्होंने समर्थन किया। OIC का सबसे बड़ा मसला, OIC जो भी OIC मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो करके है, वो पूरी मुस्लिम कंट्री की एक कंबाइन ग्रुप है। उन्होंने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर खुल के समर्थन किया ताकि इसका कुछ सोल्यूशन निकल सके। तो ईरान, कतर एंड तुर्की कंप्लीटली सपोर्ट द पैलेस्टाइन कॉज and are backing Hamas। UAE and Saudi Arabia are almost de facto allies of Israel। देखिए, इसराइल के साथ UAE का एग्रीमेंट हुआ है, तो ये लिटमस टेस्ट भी होना था कि अगर आप एग्रीमेंट कर लिए उसके बाद भी अगर हमारा समर्थन नहीं, तो UAE भी कहा कि 2 स्टेट पॉलिसी भी होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि दोनों को पीछे हटना चाहिए और दोनों को। बट सऊदी अरबिया के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट ये भी थोड़ा डी फैक्टो एलाइज ऑफ इसराइल, किसी ना किसी तरीके से इसराइल के साथ इसका भी है। तो बट इन लोगों ने खुल के समर्थन किया पैलेस्टाइन का UNHRC में, और वो वोट भी दिया। इसराइल पैलेस्टाइन का क्या, द कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ अ लिंक टू द एज ओल्ड टसल ओवर आइडेंटिटी एंड लैंड स्टार्टिंग विद जेरूसलम। ये जो है ओल्ड टिश्यू ओवर आइडेंटिटी, जो जेरूसलम है वो क्रिश्चियन का, इस्लाम का, जेविस का वो एक सेंटर है वहाँ पे, और वो आइडेंटिटी के लिए वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो इसी वजह से वहाँ पे हमेशा क्लैश होता रहता, कभी इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनी सिविलियन में। इन द फर्स्ट अरब इजराइल वार ऑफ 1948 द इजराइल कैप्चर्ड द वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी
and Jordan took the eastern part which Israel later captured and annexed। तो इनका वार 1948 में भी हुआ था जिसमें इसराइल कैप्चर कर लिया था कि हाफ सिटी, वेस्टर्न हाफ सिटी को। एंड जॉर्डन टुक द ईस्टर्न पार्ट विच इसराइल, जॉर्डन इसराइल के कुछ पार्ट को कब्जा कर लिया था। लेटर कैप्चर एंड एनेक्स, लेटर उसके बाद जो है इसराइल उसको भी कैप्चर कर लिया। थ्रेट ऑफ एविकेशन फ्रॉम शेख जर्रा, ये शेख जर्रा का जो मसला जो है वो स्टार्टिंग अभी जो रिसेंटली मई में जो हुआ, जो इसके बाद पूरा गाजा स्ट्रिप ने रॉकेट दागा, इसराइल ने दागा अपने अपने डिफेंस में। इसराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल किया और डिफेंस सिस्टम काफ़ी इसराइल का मजबूत है, तो इन्होंने अपने देश का बचाव किया वो। और उधर भी काफ़ी नुकसान तो पैलेस्टाइन का ही हुआ। सिंस देन इसराइल हैज़ एक्सपैंडेड सेटलमेंट इन ईस्ट जेरूसलम, जो इसराइल है वो स्टार्टिंग से वो अपना ईस्ट जेरूसलम में वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है, इसकी वजह से भी काफ़ी विरोध होता रहता। द पैलेस्टाइन वांट टू मेक ईस्ट जेरूसलम कैपिटल ऑफ द येट टू बी फॉर्मेड स्टेट, जो पैलेस्टाइन है वो चाहता कि जेरूसलम उसका कैपिटल बने। और अगर पैलेस्टाइन 1967 के आधार पे अगर बनता है कंट्री तो वो उसको कैपिटल बनाएगा फिलिस्तीन। तो इसी मुद्दे पे वो है। इसराइल सीज द होल सिटी एज इट्स यूनिफाइड इटर्नल कैपिटल वेयर्स द पैलेस्टाइन लीडरशिप डिनाइज फॉर एनी कंप्रोमाइज अनलेस ईस्ट जेरूसलम इज रिकॉग्नाइज्ड एज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट। इसराइल के लिए भी वो होली सिटी है, तो वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। पैलेस्टाइन लीडरशिप जो भी है वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, वो फ्यूचर में उसको कैपिटल बनाना चाहते हैं। ये बात हो गई। द पैलेस्टाइन आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ इविकेशन फ्रॉम शेख जर्रा नेबरहुड इन द ईस्ट जेरूसलम, देयर लैंड इज टू गिवन टू द जेविश सेटलर। पैलेस्टाइन को जो शेख जर्रा इलाका है वहाँ पे इजरायली फोर्स ने उनको थ्रेट किया, वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की, उजाड़ने की कोशिश की, इस दावे के साथ कि वो हमारा इलाका और जेविस को शेल्टर वो बसाना चाहते थे। इसी को लेकर क्लैश हुआ। बाकी फिर आप देख ही रहे हैं कि उसका रिजल्ट फिर क्या हुआ, काफ़ी बार हुई दोनों में। अब ये देख लीजिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लीजिए स्टार्टिंग से। मोर एवर द इजराइल आर्म्ड फोर्स हैव रिसेंटली अटैक द अल-अक्सा मॉस्क हेड ऑफ मार्च बाय जियोनिस्ट नेशनलिस्ट। इसराइल तो आर्म फोर्स जो है रिसेंटली मार्च में भी ये अटैक किया, मई में भी अटैक किया, काफ़ी हमेशा होता रहता। जियोनिस्ट जो भी ज्यूज के जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके साथ ही मिलकर इजरायली फोर्स पैलेस्टीनियन सिविलियन को काफ़ी मारती है। द अल-अक्सा मॉस्क इज़ द थर्ड होली सीरीन फॉर इस्लाम आफ्टर मक्का एंड मदीना। ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल-अक्सा मस्जिद फॉर ऑल मुस्लिम के लिए, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद थर्ड उसका इम्पोर्टेंस इन इस्लाम है। इट क्रिएटेड ए फेयर फॉर द फॉलोअर ऑल ओवर द रिलीजन एंड द रेडिकल बिगेन टू कॉल फॉर डिफेंडिंग द अल-अक्सा मॉस्क। द इशूज रिमेंस अनसॉल्व एंड पोटेंशियली इनफेलेबल। जो ये इशू है वो काफ़ी अनसॉल्व है, इसका सोल्यूशन हो पाना काफ़ी मुश्किल है। अगर इसराइल 1967 के आधार पे अगर मान जाए तो टू स्टेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसराइल भी अड़ा हुआ कि हम उसको जेरूसलम को नहीं छोड़ेंगे और ये काफ़ी इनफेलेबल है। द करंट आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इज द मोस्ट सेवर सिंस 2014 इन्वॉल्विंग द रॉकेट फायरिंग बाय द पैलेस्टाइन एंड देयर एयर स्ट्राइक कंडक्टेड बाय इसराइल इन रिटेलिएशन। 2014 में भी दोनों में हुआ था, काफ़ी रॉकेट फायरिंग हुई थी, फिर इसराइल भी रिटेलिएट किया था। ये देखिए ये जो पूरा 1947 में 1948 जब इसराइल का बंटवारा हुआ इसराइल और फ़िलिस्तीन का, तो इसको काफ़ी कम इलाका मिला था। ये कुछ पार्ट इस तरीके से, जहाँ पे मैं रेड लगा रहा हूँ, इस तरीके से। बट ये जो है 1948 में ये वार हुआ तो इन्होंने कुछ जॉर्डन का भी पार्ट को कब्जा कर लिया। ये इस तरीके का पार्ट को
और फिर इन्होंने पे सीरिया का भी कुछ पार्ट को कब्जा किया, गैलोन हाइट को। और फिर इधर इन्होंने इजिप्ट का भी कुछ पार्ट को कब्जा किया। और उस वार में 7 देशों 7 मुस्लिम कंट्री को इन्होंने हराया। तो बट ये पूरा पैलेस्टाइन का इलाका था, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पैलेस्टाइन का ही इलाका था। ये रामल्ला और ये गाजा स्ट्रिप है, यहीं से अभी रॉकेट रिसेंटली जो मई में अभी चला वो यहीं से इजराइल पे, यहाँ पे ये तेल अवीव भी है, यहाँ पे ये कैपिटल है इजराइल का, यहाँ से लगातार रॉकेट चल रहा था। तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम था, यहाँ पे आयरन डोम ने इसको प्रोटेक्ट किया। बट इन्होंने काफ़ी एक बार 400-400 500 जो छोड़ा तो आयरन डोम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसकी वजह से इजराइल के एरिया में भी, सिटी में भी इसका रॉकेट गया और काफ़ी नुकसान किया। ये जो है रामल्ला, इसके में ये फतह इसको कंट्रोल करता। ये 2 स्टेट में बटा हुआ फ़िलिस्तीन। और ये जो गाजा स्ट्रिप है इसको हमास कंट्रोल करता। काफ़ी लड़ाई चल रही है ये दोनों में। ये इजराइल जो है काफ़ी मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, आप देख ही रहे हैं। हमास इन रूल पैलेस्टाइन। हमास फाउंड इन 1987 इन वायलेंट ऑफशूट ऑफ इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड सीकिंग टू राइज द बैनर ऑफ अल्लाह ओवर एवरी इंच ऑफ पैलेस्टीन थ्रू वो वायलेंट जिहाद। हमास का जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ, फाउंड हुआ, जब बना तो ये 1987 में बना। इसका मेन मोटो ये था कि हम जो है 1-1 इंच पैलेस्टाइन कर लेंगे, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे थ्रू वायलेंट जिहाद के थ्रू। द पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट इज क्वाइट ओल्ड एज एंड हेंस सेनाइट एंड अनेबल टू फाइट फॉर कॉज। तो पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट ड्यू टू ओल्ड के कारण उन्होंने इस फाइट को छोड़ा। सो हमास इज द मोर रेडिकल फंक्शन ऑफ द पैलेस्टाइन विच हैज़ नाउ स्टार्टेड रिटेलिएटिंग। वो जवाब देना स्टार्ट कर दिया इजराइल को। द सो कॉल्ड प्रेसिडेंट अथॉरिटी ऑफ पैलेस्टाइन इज नाइदर कंडक्टिंग इलेक्शन nor functioning properly. The dictatorship of the Hamas and Israel, seizure of territories and limitation is aggressive the Palestine। जो उसके में काफ़ी कुछ इलेक्शन नहीं हो पा रहा पैलेस्टाइन में, और हमास का डिक्टेटरशिप जारी है और ये रिटेलिएट कर रहा है काफ़ी अपनी एक इंच को कब्जाने के लिए थ्रू वायलेंट जिहाद के थ्रू। पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी इन बोथ द स्टेट। पॉलिटिकली दोनों स्टेट में इनस्टेबिलिटी है, इजराइल में भी फ़िलिस्तीन में भी। बट इजराइल के जब से बेंजामिन नेतन्याहू हुआ है इनका काफ़ी कार्यकाल अच्छा रहा। बट अभी रिसेंटली अभी आज की न्यूज़ है 3 जून की, आज लेपिड जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उनके लीडर वह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दोनों में समझौता हुआ 3-3 साल के लिए। और उसके में एक अलायंस में इस्लामिक अरब पार्टी करके एक छोटी सी पार्टी भी है। देयर इज इनकैपेबिलिटी एंड स्टैग्नेशन इन द लीडरशिप स्ट्रक्चर ऑन द बोथ साइड, thus लीडिंग टू मेनी ग्रुप गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल हु आर रिजोर्टिंग टू मैक्सिमम वायलेंस। मोreover, Israel had 4 elections in the last 2 years and all of them were inconclusive. The Prime Minister of Israel has retained his post but only in a केयर टेकर फॉर्म। इसराइल जो है वो उनके भी काफ़ी विरोध होता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे आ गए हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ केयर टेकर। जितनी मिलनी चाहिए पावर उतनी तो नहीं मिली है, इसकी वजह से भी। अब डिवाइड इजराइल, द इजराइल आर द ऑल हाईली डिवाइडेड। यहाँ पे ये देखिए अब क्या होता है यहाँ पे। द अरबियन इजराइल हु आर जस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन आइडेंटिफाई विद द पैलेस्टीनियन ड्यू टू द सेम इनथिसिटी। इनका क्या कि जो इजराइल के अंदर है वो अरबियन लोग भी हैं, उनकी 20% आबादी है, वो फिलिस्तीनियन लोग को आइडेंटिफाई करते हैं। और द अरबियन इजराइल एंड द फार, ये दोनों में सिविल वार की तरह होता रहता है। इजराइल के अंदर भी सिविल वार छिड़ा हुआ, लाइक एक्टिविटीज़ एंड इनसाइड द अरबियन इजराइल एंड द फार राइट कम्युनिटीज़ ऑफ इजराइल आर इंगेजिंग। राइट विंग की तरफ से अरबियन इजराइलीज जो हैं वो दोनों के बीच एक गृह युद्ध का भी जैसा हमेशा कंडीशन चलता रहता है। इजराइल विद द पैलेस्टाइन पीपुल, द ग्राउंड सेंटिमेंट
of the Palestine are also changing the majority of them, saying they do not want to two-state solution. तो इसराइल के जो मैक्सिमम जो आबादी है वो भी नहीं चाहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन। उनका कहना है एक इंच हम कब्जा करेंगे। ठीक है, हो गया। The end of the two are moving the Palestine have been divided, load been between the Hamas and the Fatah, different tack, which is the main reason for the defeat of the ultimate Palestine cause. United Palestine, which the help from the Arab world and the other countries could have achieved much more than it is achieving now. अब देखिए, द यूएस लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द रीजन, यूएस का यहाँ पे प्रभाव कम होता चला जा रहा धीरे धीरे, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। ट्रम्प आए थे तो उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था, इजराइल का था, तो काफ़ी विवाद हुआ था उस टाइम भी। The US is preventing the meeting from taking place as the UNSC for Palestine cause and completely recognize the right of Israel to defend themselves. The US President recognized Jerusalem as the Israel de facto capital also became a major problem. The US under President Joe Biden does not have much leverage on Israel, unlike the US under Donald Trump, who clearly supported Israel. They are trying to be more even-handed. अब जो बाइडन जो आए प्रेसिडेंट, इन्होंने काफ़ी संभल के इन्होंने समर्थन किया, इन्होंने खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं इसराइल का, इन्होंने दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यूएस पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे इसराइल का। अगर अभी जो वार हुआ इस टाइम में अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते तो काफ़ी मैटर और क्रिएट हो सकता था, युद्ध का स्तर और कुछ अलग हो सकता था, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू बी मोर इवन हैंडेड ऑल थ्रू द करंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस हैज टॉक्ड अबाउट बीइंग न्यूट्रल, इट हैज़ नॉट इन्वेस्टेड मच डिप्लोमेटिक एनर्जी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इनके भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो बाइडन वो काफ़ी संभाल के उन्होंने न्यूट्रल रहा और ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं किया इस फील्ड में, इस कॉन्फ्लिक्ट में। अब वे फॉरवर्ड देखिए, वे फॉरवर्ड क्या, चेंज इन लीडरशिप, द लीडरशिप एंड द generational change in politics of the two state is really very crucial. Both the Israel and Palestine prime minister have been in power for quite long. Ideally, they shall step aside the domestic survival politics for power, and the desire of holding on their chair is overriding the broader interest of the region and its people. There is hope for the newer generation to come and rethink for a two-state solution. Also, bringing Hamas into moderation is much required. हमास जो है वो दिन ब दिन वो मॉडरेट होता चला जा रहा, वो अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को वो काफ़ी मॉडरेट कर रहा, अपनी टेक्नोलॉजी को, इसकी वजह से भी वो रिटेलिएट कर रहा। रोल ऑफ रीजनल प्लेयर, अब जो रीजनल प्लेयर उनका क्या रोल है ये देख लेंगे। प्रिवेंटिंग disproportionate retaliation, there has been a certain extent for both state up to which they can retaliate. Disproportionate use of force is not a solution, it will only create more terrorism and extremism. तो फोर्स का इस्तेमाल, इन लोग का कहना, जो प्लेयर हैं इनका कहना है कि फोर्स का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, ये सिर्फ टेररिज्म और एक्सट्रीज़म को बढ़ावा देगा, इससे बचना चाहिए। रोल ऑफ द रीजनल प्लेयर, द रोल ऑफ द प्लेयर, सऊदी अरबिया, कतर एंड यूएई possibly have to better pathway for peace talk than the US. The US does not have as much hold over the region as it used to have. इनका जो कहना, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया, ये लोग चाहते हैं कि पीस टॉक हो और शांति बने, बट ये हो नहीं पाता। यूएस डज नॉट, यूएस भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, वो भी नहीं चाहता कि इस एरिया में शांति हो। बट अभी जो बाइडन आए हैं तो इनकी कोशिश रहेगी कि ये इस एरिया को शांत रखें।
कतर एंड इजिप्ट आर ऑलरेडी वर्किंग क्लोजली टू ब्रिंग पीस। कतर और इजिप्ट जो है वो पहले से ही वो पीस के लिए वर्क कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो मई में फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो काफ़ी वार हुआ उसके में इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे अल सीसी, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सुलह समझौता कराने की काफ़ी कोशिश की और उन्हीं की वजह से ये सुलह हुआ, दोनों में समझौता हुआ। अब इंडिया रोल क्या है? इंडिया बिलीव दैट पीस टॉक आर द ओनली वे अहेड फॉर स्टेबिलिटी टू कम इन द रीजन एंड एंडिंग दिस डिकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया का कहना कि जो भी बात हो सकती है वो शांति तरीके से ही हो सकती है और इसी के थ्रू जो है वो जो सबसे पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, विवाद चल रहा, वो सोल्व हो सकता है। India has close relationship with both the state and its support Palestine, but choosing one over the other is not wise. ये दोनों का काफ़ी करीब है इंडिया, तो अगर एक कंट्री को चूज़ करना इनके हिसाब से चालाकी या बुद्धिमानता की बात नहीं होगी। इसी वजह से या ऐसे मैटर में ये साइड हो जाते हैं इंडिया। However, Palestine want to some extent India to act as a interlocutor as their faith does not lie much within the US, China और रसिया। तो जिस तरीके से यूएस है, चाइना, रसिया इंटरफेयर करते हैं बीच में डिप्लोमेटिक तरीके से और भी अलग अलग तरीके से, बट इंडिया इन सब चीज़ों से साइड हो जाता है और इनका अलग प्रोसेस, इनका कहना कि जो 2 स्टेट पे बात होनी चाहिए। अब कंक्लूज़न क्या? अब कंक्लूज़न इसका क्या होगा हम लोग के हिसाब से? द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज़ रियली बैड। ग्राउंड का जो सिचुएशन है वो काफ़ी बैड है। द टेंशन आर एस्केलेटिंग एंड लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्व द इशूज does not seem to be getting solved in the near future। आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं दिख रहा कि वो मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आने वाले वक्त में भी नहीं लग रहा कि ये सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, पीस टॉक हैव बीन टॉकिंग प्लेस फॉर द एटलीस्ट 2 decades बट इन वैन हाउएवर इंडिया स्टैंड स्टिल रिमेन फॉर पीस टॉक। पीस टॉक के जरिए भी काफ़ी शांति होने की कोशिश की गई 2 decades से, बट नहीं हो पाई और इंडिया जो है स्टिल अभी तक वो इसी के आधार पे वो खड़ा कि ताकि पीस टॉक हो, शांति तरीके से इसका मसला हो। बोथ साइड हैव टू कम फॉर ए पॉसिबल सोल्यूशन। दोनों स्टेट जो है वो आए पॉसिबल सोल्यूशन के लिए, विच इज़ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जिसके में दोनों का फ़ायदा हो। वैसे टॉपिक पे वैसे मुद्दे को उठाकर दोनों उसको सोल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि अपना इंटरेस्ट देखें, म्यूचुअल इंटरेस्ट देखें। बट डैट कैन हैपन ओनली थ्रू टॉक एंड नॉट ब्लड सेड। बट ये जो हो सकता है सिर्फ बातचीत के जरिए हो सकता है, खून खराबा के जरिए ये होना इम्पॉसिबल है। ये हमारा राय है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर को पढ़ने के लिए